नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिकेट्स के बारे में। ये एपिसोड नंबर 2 है। तो रिकेट्स जैसे कि पहले बताया मैंने, डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन होता है बोन मैट्रिक्स में। तो बच्चों में ये ग्रोथ प्लेट्स में ज़्यादा देखा गया है। ग्रोथ प्लेट की कार्टिलेज और ऑस्टियोइड ये एक्सपैंड करते रहते हैं, बट मिनरलाइजेशन इनएडिक्वेट होता है ड्यू टू वेरियस कॉजेस। रिकेट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण ये होता है। तो बोन सॉफ्ट रहती है और उसकी विड्थ जो होती है वो इंक्रीज होती है ग्रोथ प्लेट पे, और डिस्टल एंड ऑफ मेटाफाइसिस वाइड और ब्रॉड हो जाता है। बच्चों के चेस्ट में अगर आप देखें तो रिब्स के एंड्स में थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, जिसे रैकेटिक रोजरी कहते हैं। बच्चों के रिस्ट में वाइडनिंग होती है, बोन की ग्रोथ एबनॉर्मल होती है, बोन बो हो जाती है, जैसे कि आपको जेनु वारम जेनु वाल्गम मिलता है, या विंड स्वाइप डिफॉर्मिटी देख सकते हैं, जिसमें एक टांग वारस में एक टांग वाल्गस में है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं क्योंकि बोन ब्रिटल हो जाती है। तो इसमें बोन्स इतनी सॉफ्ट होती है कि बच्चा जब ब्रीथ भी करता है तो आप ये साइन देख सकते हो। ड्यू टू ब्रिटल एंड वीक बोन्स हैरिसन सल्कस देखा गया है। डायफ्राम के पुल से डिफॉर्मिटी चेस्ट में हो जाती है। तो लॉन्ग बोन बोइंग होती है, डिक्रीज्ड हाइट होती है, और स्पाइन की डिफॉर्मिटीज होती है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए कि ये बच्चों में रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया साथ साथ चलता है। एडल्ट्स में ग्रोथ प्लेट बंद हो जाती है और एडल्ट्स में सिर्फ ऑस्टियोमलेशिया होता है आफ्टर एपिफिशियल प्लेट फ्यूजन। तो इन बच्चों में क्रेनियोटिबिस भी देखा गया है नियोनेटल और इन्फेंटाइल फेज में, जहां स्कल की बोन सॉफ्ट हो जाती है। पर ये और भी बीमारियों में देखा गया है बच्चों में, जैसे कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, कंजेनाइटल सिफिलिस, हाइड्रोकेफेलस या प्रीमेच्योर बर्थ में। फ्रंटल बॉसिंग हो जाती है, लार्ज एंटीरियर फॉन्टेने हो जाते हैं, डिलेड क्लोजर ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल, और डेंटल केरीज भी देखा गया है। अगर आप एंकल एग्जामिन करें तो कई बच्चों में डबल मैल्यूलस होता है। तो अगर आप मीडियल मैल्यूलस देखें तो उसके ऊपर एक और बम्प होता है जिसे डबल मैल्यूलस कहते हैं। अगर आप जनरल स्ट्रक्चर देखें बच्चे का तो प्रोट्रूटेड एब्डोमन होता है विसरोसेफेली के कारण, और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज भी देखी गई है, जैसे कि कॉडफिश वर्टिब्रे, काइफोसिस या काइफोस्कोलियोसिस। हाइपोकैल्सीमिया के कारण भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि टेटनी, सीजर्स, वीकनेस होती है बच्चे को, और एक ट्रूजो साइन देखा गया है। अगर बच्चे के हाथ में ब्लड प्रेशर कफ लगाएं 2-3 मिनट के लिए और थोड़ा प्रेशर बढ़ाएं, तो हैंड एक कैरेक्टरिस्टिक पोस्चर एज्यूम करता है, जहां मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स बेंट होते हैं और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स एक्सटेंडेड होते हैं। और एक शॉपस्टिक साइन भी देखा गया है, जहां नर्व हाइपर एक्साइटेबल हो जाती है। तो अगर आप फेशियल नर्व को टैप करें इन फ्रंट ऑफ द ईयर तो फेशियल ट्विचिंग हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ रिकेट्स अगर देखें तो ज़्यादा करके न्यूट्रिशनल रिकेट्स कॉमन है, जहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी, फॉस्फेट या कैल्शियम डेफिशिएंसी या ऑल 3 का डेफिशिएंसी होता है। फिर रिफ्रैक्टरी रिकेट्स देखते हैं। ये रिकेट्स यूजुअली ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल रिकेट्स से नहीं रिस्पॉन्ड करता, तो इसे विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स कहते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसे हम डिटेल में बाद में एक एपिसोड में डिस्क्राइब करेंगे। तीसरे टाइप की रिकेट्स देखी गई है फैमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। इसमें एक जीन म्यूटेशन होता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बाकी रिकेट्स देखा गया है बच्चों में जिन्हें किडनी ट्यूमर्स हो या लिवर डिजीज हो। ट्यूमर्स में भी देखा गया है सम बिनाइन मिसलकाइमल ट्यूमर्स। ये ट्यूमर्स सिक्रीट करते हैं FGF23। ये फॉस्फेट यूरिया कॉज करता है और फॉस्फेट लेवल्स कम कर देता है। इसका ट्रीटमेंट आसान होता है, ट्यूमर जब आप निकाल दो तो रिकेट्स चला जाता है। अब हम चलते हैं लैब इन्वेस्टिगेशंस में, लेबोरेटरी टेस्ट में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मार्कर जो डायग्नोज करता है रिकेट्स को है
सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो बहुत हाई होता है। ये एबनॉर्मल मिनरलाइजेशन और इंक्रीज्ड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के कारण होता है। तो अगर फॉस्फेट कम होता है तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज वैल्यूज 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, और अगर ये कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है तो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल, मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। तो जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो ये लेवल्स कम होती है, तो ये एक्सेलेंट मार्कर भी है टू मॉनिटर डिजीज एक्टिविटी आफ्टर ट्रीटमेंट और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी एक और लैब मार्कर है। ये भी रिकेट्स डायग्नोज करता है, स्पेशली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विटामिन डी को। जो एक्टिव फॉर्म होता है 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है 5 से 10 घंटे। सीरम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल ये मेजर विटामिन होता है जो सर्कुलेशन में होता है और इसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो न्यूट्रिशनल रिकेट्स में मोस्ट चिल्ड्रन में ये लेवल 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होती है। अब हम चलते हैं एक्सरे पिक्चर्स पे। तो 3 साइन हम देखते हैं। एक्सरे हम यूजुअली करते हैं जो फास्ट ग्रोइंग एंड्स होता है बोन का, जैसे लोअर एंड फीमर, अपर एंड टिबिया, बट क्लिनिकली हम रिस्ट की एक्सरे ज़्यादा करते हैं। तो लुक फॉर दिस 3 साइंस: फ्रेइंग, स्प्लेइंग, कपिंग। तो लॉस ऑफ नॉर्मल जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन हो जाता है मेटाफाइसिस के बाजू में। ब्लरिंग ऑफ मेटाफाइसिस हो जाता है, कॉजेस फ्रेइंग। ये अर्लीस्ट साइन होता है रिकेट्स का, जैसे कि आप इस एक्सरे में देख सकते हो। कार्टिलेज हाइपरट्रोफी होता है, ये वाइडनिंग कॉज करता है ग्रोथ प्लेट की, इसे स्प्लेइंग कहते हैं। और सॉफ्ट बोन्स डिफॉर्म हो जाती है जब बच्चा रिस्ट पे चलता है, तो कार्पेल बोन्स के प्रेशर से ये कपिंग कर देता है, अगर आप लैटरल व्यू देखेंगे तो एक टाइम आप ट्रीटमेंट चालू करते हो, 4 हफ्ते के बाद आपको रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ हीलिंग भी दिखने लगता है। एक रेडियो ओपेक लाइन बन जाती है एपिफिसिस पे। ये सिग्निफाई करती है कि बच्चा रिकवर हो रहा है और मिनरलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट के बावजूद आप ये साइन नहीं देख पाए एक्सरे पे, तो आपको फिर डाउट आना चाहिए कि ये न्यूट्रिशनल रिकेट्स नहीं है, ये विटामिन डी रिकेट्स या कोई और काइंड की रिकेट्स हो सकती है। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर बटन दबाइए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारा चैनल शेयर करिए। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।